इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस के बारे में बताऊंगा वो बिल्कुल ही बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, जिस तरह से हम अपने कस्टमर्स को समझाते हैं, ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो चीज़ों के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स के अंदर नहीं जाऊँगा ताकि किसी तरह की कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। बिल्कुल बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हेलो दोस्तों, तो क्या आप भी एक नया हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं या टेंशन में हैं कि पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी, क्लेम के टाइम पर मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं झेलनी पड़ेगी? तो फिक्र मत कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 14 तरह के बेसिक एंड स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अप्लाई होते हैं। इसमें से कुछ ऑप्शनल होते हैं, कुछ मैंडेटरी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग पीरियड्स की। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सबसे पहले 3 बेसिक टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेटिंग पीरियड्स। ये 3 तरह के होते हैं। पहला वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का, दूसरा वेटिंग पीरियड होता है 2 ईयर्स का एंड तीसरा वेटिंग पीरियड होता है किसी भी तरह की करंट मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहला समझते हैं जो कि है 30 डेज का वेटिंग पीरियड। 30 डेज का जो वेटिंग पीरियड होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी जितनी भी आने वाली जो मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके लिए आपने पॉलिसी प्लान की है कि अगर मुझे कुछ फ्यूचर में हो जाए तो मुझे मेरी मेडिकल इंश्योरेंस से क्लेम मिल जाए, वो कभी भी इमीडिएट कवर नहीं होती हैं कुछ वेटिंग पीरियड्स के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहला बताया कि जो पहला वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का, इसमें आपका कोई एक्सीडेंटल रिलेटेड अगर कोई क्लेम आता है तो वो आपका पॉलिसी लेने के डे 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सीडेंटल क्लेम होता है वो अनसर्टेन होता है, कंप्लीटली अनसर्टेन होता है, इसलिए कंपनीज उसको विदाउट एनी वेटिंग पीरियड्स के अंदर इंक्लूड करके आपको डे 1 से कवरेज दे देते हैं। ठीक है, अब जो 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, 30 दिन के बाद से क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। तो कहने का मतलब है कि 30 दिन तक तो आपकी किसी भी तरह की कोई चीज़ें कवर नहीं होंगी। 30 दिन के बाद से आपकी बीमारियां कवर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आ जाती हैं क्रिटिकल डिजीजेस, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, डेंगू हो गया, किसी तरीके का कोई फीवर हो गया अगर वो एडमिसेबल है तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी 30 डेज के बाद से स्टार्ट हो जाती है। अब आ जाते हैं 2 ईयर के वेटिंग पीरियड्स के ऊपर। इसके अंदर ऐसा होता है कि इसके अंदर कंपनी ने एक लिस्ट बनाई होती है कुछ बीमारियों की, जो कि 2 साल तक आपको मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर कवरेज नहीं देती है। यानी कि उन बीमारियों से रिलेटेड अगर आपका कोई क्लेम आता है तो 2 साल तक आप वो क्लेम नहीं ले सकते हैं। ये स्पेसिफिक डिजीज के अंदर आते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ और इसकी एक पूरी लिस्ट भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर इनको सिंपल लैंग्वेज में स्लो ग्रोइंग डिजीज भी बोलते हैं, जैसे आपका हर्निया हो गया, पाइल्स हो गया, किसी तरीके का कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, किसी तरीके का कोई गॉल ब्लैडर किडनी स्टोन हो गया। ये सारी चीज़ें 2 साल तक आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होती है। इनकी कंप्लीट लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि वो सारी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 2 साल के बाद कवर होती हैं। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के वेटिंग पीरियड की, जिसे बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। इसमें होता ये है कि जब भी आप एक मेडिकल इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं तो आप अपनी सभी तरह की मेडिकल हिस्ट्री कंपनी के सामने डिस्क्लोज करते हैं, और वो डिस्क्लोज करना भी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो मेडिकल हिस्ट्री क्या हो सकती है? वो कुछ भी हो सकती है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, किसी तरह की आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, कभी कोई पुराना एक्सीडेंट हुआ था, या किसी तरीके की कोई आपका इंजरी हुई थी, या किसी तरीके का छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ था। जो भी पास्ट हिस्ट्री में आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही है या करंट मेडिकेशन आपकी चल रही है, वो आपको आपकी कंपनी को बताना चाहिए, वरना कल को आपको क्लेम के टाइम में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जब आप कंपनी को डिस्क्लोज करते हैं, तो इसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर कंपनी एक टाइम बाउंड एक्सक्लूजन अप्लाई करती है। यानी कि उस बीमारी से रिलेटेड, याद रखिएगा, सिर्फ उस बीमारी की बात नहीं होती है कभी भी। जैसे फॉर एग्जांपल बीपी है या शुगर है, कंपनी का मानना ये होता है कि उस बीमारी की वजह से किसी भी तरीके की आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा 3 साल तक, अगर वो 3 साल का टाइम बाउंड एक्सक्लूजन कंपनी ने लगाया है तो ये थे हमारे पहले 3 तरह के वेटिंग पीरियड, जो कि हर कंपनी के हर प्रोडक्ट में होते ही होते हैं। लेकिन किसी किसी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर आपको इसमें जो टाइम बाउंड एक्सक्लूजन्स मैंने आपको बताई हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। अदरवाइज ये टर्म एंड कंडीशन हर प्रोडक्ट में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, ताकि क्लेम के टाइम पर
आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपको पहले से पता होगा कि मेरे पास मेडिकल हिस्ट्री है, इसके अंदर इस तरह की टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, तो आप किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कंपनी से और आप अपने अकॉर्डिंगली अपना इलाज करा पाएंगे और अपना पैसा बचा पाएंगे। तो अब बात करते हैं चौथी तरह की टर्म एंड कंडीशन के बारे में, जिसे बोलते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन। तो देखिए, आप एक मेडिकल इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना तो चाहते हैं बट वो ले नहीं पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री ही इस तरह की है कि कंपनी उनको मेडिकल इंश्योरेंस देने से मना कर देती है। अब यहाँ पर रोल स्टार्ट होता है परमानेंट एक्सक्लूजन का। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जरूरी नहीं है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा, डिपेंड करता है कि किस तरह की मेडिकल हिस्ट्री है। बट कुछ मेडिकल हिस्ट्री ऐसी होती हैं जिसमें कुछ कंपनीज पॉलिसी देती हैं, कुछ कंपनी पॉलिसी नहीं देती है, लेकिन जो देती हैं वो परमानेंट एक्सक्लूजन के साथ देती हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी वो मेडिकल हिस्ट्री थी वो आपकी परमानेंट एक्सक्लूड कर दी जाएगी पॉलिसी में से, बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको कवरेज मिल जाएगा। मान के चलते हैं एक ए बीमारी है आपको, जिसकी पहले से आपकी दवाइयाँ चल रही है या कोई पास्ट में सर्जरी हुई थी या कुछ भी, तो उस पर्टिकुलर बीमारी को जो है कंपनी अपनी पॉलिसी से परमानेंटली एक्सक्लूड कर देगी। यानी कि उससे रिलेटेड अगर आपको दोबारा से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और क्लेम की ज़रूरत पड़ी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अलावा जितनी भी आपकी जो चीज़ें हैं वो उस पॉलिसी के अंदर कवर हो जाएंगी अकॉर्डिंगली टू टर्म एंड कंडीशन, जैसे कि मैंने अभी पहले बात करी है और आगे अभी बात करूँगा। तो अपनी अगली टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं को पेमेंट। तो देखिए, को पेमेंट कुछ पॉलिसीज के अंदर तो मैंडेटरी भी होता है और कुछ पॉलिसीज के अंदर ऑप्शनल भी होता है, कि यानी आप एज अ ऑप्शनली को पेमेंट चूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज के अंदर आपको जो है को पेमेंट मैंडेटरी भी होता है। ये मैंडेटरी बेसिकली उस सिचुएशन में होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं लेकिन आपकी मेडिकल हिस्ट्री की वजह से आपको पॉलिसी नहीं मिल रही है। तो उस सिचुएशन में कुछ कंपनीज होती हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है जिसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं क्लेम के टाइम पर, तो वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपका को पेमेंट जो है वो मैंडेटरी हो जाता है, या किसी किसी सिचुएशन में जो है को पेमेंट आपके लिए ऑप्शनल भी होता है, कि आपने प्रोडक्ट तो स्टैंडर्ड लिया बट आप उसके अंदर को पेमेंट की ऑप्शन ले सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपका प्रीमियम कम हो सके। क्योंकि को पेमेंट जैसे ही आप अप्लाई कराएंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर 20%, 10%, 30-40%, तो आपका प्रीमियम भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, को पेमेंट आप जब भी लेंगे तो को पेमेंट का मतलब ही यही होता है कि जब भी फ्यूचर में आप क्लेम लेंगे और अगर आपने 20% की को पेमेंट की ऑप्शन ली हुई थी तो आपका प्रीमियम तो कम हो गया, लेकिन क्लेम के टाइम पर वही 20% जो पैसा है पूरे क्लेम का वो आपको पे करना पड़ेगा। तो हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप को पेमेंट की ऑप्शन ना लीजिए। प्रोडक्ट जो है, जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए तो विदाउट एनी को पेमेंट लीजिए। लेकिन अगर आपको प्रीमियम का इशू है तो आप इसको एज अ ऑप्शनल लेकर के चल सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो अपनी छठी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जिसे बोलते हैं डिडक्टिबल। देखिए, डिडक्टिबल जो है ये बेसिकली एक ऑप्शनल, इसे आप फीचर भी बोल सकते हैं, इसे आप कंडीशन भी बोल सकते हैं। डिडक्टिबल ऑप्शन जो है ये पहले टॉप अप पॉलिसीज के अंदर आया करता था, आज की डेट में स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर भी एज अ ऑप्शनल दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने डिडक्टिबल लिया है तो उसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है। वैसे तो मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ भी इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिडक्टिबल का मतलब होता है कि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपने डिडक्टिबल चूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसके अंदर डिडक्टिबल अमाउंट चूज़ किया 50,000 रुपये का, कि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 50,000 रुपये का मैंने डिडक्टिबल उसमें ऑप्शनल लिया है, तो उसकी वजह से भी आपका प्रीमियम तो काफ़ी आपको लो पे करना पड़ेगा एक स्टैंडर्ड प्रीमियम के अकॉर्डिंगली। लेकिन इसमें होगा ये, जैसे अभी पहले मैंने आपको बताया कि को पेमेंट क्या होता है। को पेमेंट में जैसे आपने 20% की को पेमेंट सेलेक्ट करी है तो जब भी क्लेम आएगा 20% पैसा आप पे करेंगे। डिडक्टिबल में क्या होता है कि जो अमाउंट आपने चूज करी है, स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि हमने एग्जांपल लिया 50,000 का, तो जब भी आपका क्लेम आएगा, चाहे वो जितना मर्जी क्लेम हो, आपको सिर्फ 50,000 रुपये का डिडक्टिबल आपने चूज किया था तो 50,000 रुपये का ही आपको जो है कॉस्ट शेयरिंग करनी पड़ेगी, कि अगर आपका क्लेम आ गया 10 लाख रुपए का तो 50,000 आप पे करेंगे, बाकी का पैसा जो है वो कंपनी पे करेगी। तो डिडक्टिबल ऑप्शन जो है वो बेटर हो सकती है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन इस केस में भी रिकमेंडेशन यही रहती है कि अगर आपका प्रीमियम का इशू नहीं है तो को पेमेंट तो आपको लेनी ही नहीं चाहिए, डिडक्टिबल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ फ्यूचर में अगर क्लेम मेरा आता है,
और आप अपना प्रीमियम भी बचाना चाहते हैं तो आप डिडक्टेबल ऑप्शन को लेकर के चल सकते हैं। हमारी अगली जो टर्म एंड कंडीशन है वो क्लेम से रिलेटेड है। तो ये जो 7th टर्म एंड कंडीशन है इसको समझते हैं। तो इसमें होता बेसिकली है, वैसे तो ये बहुत सिंपल है और जाहिर सी बात है आपको इसके बारे में हो सकता है पहले से पता भी हो कि जब भी हम कोई पॉलिसी लेते हैं और हमारा फ्यूचर में कोई क्लेम आता है तो वो 2 तरीके से आपको क्लेम मिलता है, या तो वो कैशलेस मिलेगा या वो रिम्बर्समेंट में मिलेगा। तो इसमें होता ही है कि अगर वो हॉस्पिटल जिसमें आपने ट्रीटमेंट लिया है, या आपको पहले से चेक करना पड़ेगा, वो हॉस्पिटल अगर कंपनी के साथ इम्पैनलमेंट में है तो ही आपको वहाँ पर कैशलेस की फैसिलिटी मिलेगी। अगर वो हॉस्पिटल पैनल में नहीं है तो वहाँ पर आपको जो ट्रीटमेंट है वो कैशलेस में ना मिल करके रिम्बर्समेंट में मिलेगा। रिम्बर्समेंट का मतलब भी बिल्कुल सिंपल है, हो सकता है आपको इसके बारे में पहले से ही पता हो कि जब भी आप कोई क्लेम लेंगे तो आप हॉस्पिटल में पैसा सारा जो बिल है वो पे करेंगे और सभी अपने डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बिल और ये सारी चीज़ें आप संभाल के रखेंगे और उसको कंपनी को आप जो है क्लेम अपना फाइल करेंगे। फिर वो कंपनी जो भी उस कंपनी का टैट है 1 हफ्ते का, 15 दिन का, 20 दिन का, वो आपको सारा का सारा जो पैसा है वो आपको वापस कर देगी। तो इसे बोलते हैं रिम्बर्समेंट प्रोसेस। बट इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने कि कई बार क्या होता है कि जब हम कोई क्लेम लेने जाते हैं कैशलेस के टाइम पर खासकर, तो वो क्लेम जो है आपका इनिशियली रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट होने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि क्लेम रिजेक्ट हो गया है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी कैशलेस रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है, यानी कि हो सकता है कि उस क्लेम के अंदर इन्वेस्टिगेशन आ गई हो। खासकर ऐसा एक्सीडेंटल केस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है कि इन्वेस्टिगेशन की वजह से जो है आपको क्लेम इमीडिएट नहीं दे सकती कंपनी, यानी कि कैशलेस में नहीं दे सकती है, आपको इसे रिम्बर्समेंट के थ्रू लेना पड़ेगा। हाँ, अगर वो क्लेम किसी टर्म एंड कंडीशन की वजह से रिजेक्ट हुआ है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 टर्म एंड कंडीशन बताई थी, वेटिंग पीरियड 30 डेज, 2 ईयर और 3 ईयर का, अगर उसके अंदर किसी तरीके का कोई क्लेम आपका आ गया कि उसके ऊपर वेटिंग पीरियड कंपनी ने इम्पोज किया था और आपका क्लेम आ गया, तो वो आपका क्लेम वहाँ भी रिजेक्ट है और वो रिम्बर्समेंट में भी आप डालोगे तो वो रिजेक्ट ही होगा। तो वो टर्म एंड कंडीशन मेट होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी कोई कैशलेस रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है तो वो आपको रिम्बर्समेंट में क्लेम उसका मिल सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी 8th टर्म एंड कंडीशन के बारे में, जो कि है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल। तो जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं या आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस इवन ले भी चुके हैं, यानी कि उन कस्टमर्स के लिए भी है जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, बहुत सालों से ले रखा है, लेकिन आज तक उन्होंने अभी तक ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल नहीं चेक किए कौन से, तो आपको देखना है कि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल उस कंपनी के साथ कौन कौन से है। ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल का मतलब है कि जब भी आप किसी तरीके का कोई क्लेम लेने जाएंगे उस ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल के अंदर, तो वो क्लेम आपको ना तो कैशलेस में मिलेगा और ना ही वो आपको रिम्बर्समेंट में मिलेगा। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि आप अपना ट्रीटमेंट कभी भी ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में मत लीजिएगा। तो हमारी 9th कंडीशन जो है इसे हम सिंपल लैंग्वेज में अर्ली क्लेम रिजेक्शन बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता ही है कि जब भी एक कस्टमर पॉलिसी लेता है तो उसको लगता है कि मैंने आज हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के रख लिया है और अब मुझे कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए, मुझे हर तरह का जो है कंपनी सपोर्ट करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो है वो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से चलती हैं। जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, सभी तरह के वेटिंग पीरियड्स, टाइम बाउंड एक्सक्लूजन्स, परमानेंट एक्सक्लूजन्स। तो इसी तरह से एक और कंडीशन होती है अर्ली क्लेम रिजेक्शन। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपका जो माइंड है वो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि आपने हाल फिलहाल में ही पॉलिसी ली है और कुछ ही दिनों में आपका क्लेम आ गया। तो वहाँ पर कंपनी को कई बार क्या होता है कि डाउट जाता है कि वो आपकी जो उस क्लेम को है वो इन्वेस्टिगेशन में डाल दे। तो इन्वेस्टिगेशन में, जैसा कि मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि जब इन्वेस्टिगेशन में आपका क्लेम अगर गया तो क्लेम आपका इनिशियली कैशलेस पॉइंट के ऊपर आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो क्लेम मिलेगा नहीं या आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन में जाएगा, वो आपको रिम्बर्समेंट में जा करके जो है वो क्लेम मिलेगा, अगर जो चीज़ें सभी तरह की जो है ट्रांसपेरेंट है और टर्म एंड कंडीशन के अंदर फॉल करती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वो रिम्बर्समेंट में मिल जाएगा। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको हर तरह का टर्म एंड कंडीशन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप किसी तरह की एक्सपेक्टेशन ना बनाएं कि मैंने पॉलिसी ले ली, अब तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा, तो जो है मुझे हेल्थ इंश्योरेंस से हर तरह का सपोर्ट मिल जाएगा। और ये जो मैंने आपको अर्ली क्लेम रिजेक्शन बताया है, ये पोर्टेबिलिटी केस में बहुत देखा जाता है। यानी कि आपकी पुरानी पॉलिसी कई सालों से किसी कंपनी में चल रही थी और आपने एक नई कंपनी में पोर्ट किया और पोर्ट करते ही आपका क्लेम आ गया, तो कंपनी का डाउट जाता है कि जी पुरानी कंपनी में इतने साल से पॉलिसी चल रही थी, हमारे पास ही आकर के क्लेम आ गया है, तो इसको एक बार ही चेक करना तो बनता है।
तो उस सिनेरियो में कभी-कभी जो है आपका जो क्लेम है वो इनिशियली रिजेक्ट हो जाता है। हालाँकि जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको हम रिजेक्शन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रिइंबर्समेंट के लिए अभी भी आपके पास ऑप्शन होती है। बट हाँ, एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है कि आपको रिइंबर्समेंट में क्लेम लेना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है कि कितना क्लेम का अमाउंट था, तो वो पैसा इमीडिएट बेसिस पर आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा-सा ध्यान में रख कर के चलना पड़ेगा। तो अपनी जो 10th टर्म एंड कंडीशन है, इसे बोलते हैं माइग्रेशन। तो बेसिकली ये भी आपके पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से बेसिकली रिलेट करती है, लेकिन इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो इसमें होता बेसिकली है, माइग्रेशन का मतलब होता है कि आपने पॉलिसी ले ली है या पहले से आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, अब आप उसको किसी अदर कंपनी में शिफ्ट करना चाहते हैं, या आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में ही अपने सम इंश्योर्ड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इसमें मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपको हमेशा ध्यान रखता है कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप एक हायर सम इंश्योर्ड स्टार्टिंग से ही लेकर के चलिए, क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो इसमें प्रॉब्लम बेसिकली ये आता है कि आज आपने एक छोटा सा सम इंश्योर्ड लेकर के रख लिया, और फ्यूचर में आपको लगा कि नहीं, मेरे को तो हायर सम इंश्योर्ड की ज़रूरत है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। वैसे तो सम इंश्योर्ड आज की डेट में 3 CR तक भी अवेलेबल है, लेकिन ठीक है, वो डिपेंड करता है आपने उस तक जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन आपको 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए की पॉलिसी तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है आज की डेट में। तो आपकी जितना पॉकेट अलाउ करती है उतना हायर सम इंश्योर्ड लीजिए, क्योंकि जो मैं टर्म एंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इसमें होता ही है कि ऐसा बहुत बार देखा गया है, मैंने अपने कस्टमर्स के साथ कई बार ये देखा है। होता ही है कि आपने सम इंश्योर्ड तो ले लिया अपनी उसके हिसाब से कि नहीं, इतना सम इंश्योर्ड क्या करना है, 5 लाख बहुत है, बस ये तो मैंने ऐसे ही पॉलिसी लेकर के रखी हुई है, मेरा तो कोई बहुत ज़्यादा इस पे विश्वास नहीं है, या मैं बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देता हूँ। बल्कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब भी फ्यूचर में आपका किसी तरीके का कोई क्लेम आया, तो आप जब भी अगर तो उस कंपनी में ही बोलोगे कि कंपनी को कि जी मेरा जो सम इंश्योर्ड है इसको इंक्रीज़ कर दो, तो वो कंपनी आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज़ नहीं करेगी। अगर उसको कोई फ्यूचर में क्लेम आता दिख रहा हुआ, या आपने पास्ट में कोई क्लेम लिया है और अब आपको लगता है कि नहीं यार, ये सम इंश्योर्ड तो बहुत कम है, ये तो मेरा चुटकियों में ख़त्म हो गया तो हॉस्पिटल में, मुझे तो हायर सम इंश्योर्ड लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर डिपेंड करेगा, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कंपनी आपको ऑफ़र कर भी दे, लेकिन उसके बाद भी अब वहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, और हो सकता है कि आपको जो कंपनी है वो आपको हायर सम इंश्योर्ड ऑफर ही ना करे, तो उस टाइम पर आपको दिक्कत हो सकती है। और जो टर्म एंड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो अप्लाई हो जाएगी अगर कंपनी आपको ऑफर कर भी देती है, तो उसमें होगा ये कि आपका पुराना सम इंश्योर्ड था फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, अब आपने उसे 15 लाख पे शिफ्ट कर लिया या 20 लाख पे शिफ्ट कर लिया, लेकिन उस 15 या 20 लाख रुपए के ऊपर सारे के सारे वेटिंग पीरियड जो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग से समझाता रहा हूँ, वो सारे के सारे आपको उसके ऊपर दोबारा से सर्वाइव करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पुरानी पॉलिसी आप एक छोटी सी 5 लाख रुपए की लेकर के चल रहे थे और फ्यूचर में जाके आपने अपने सम इंश्योर्ड इंक्रीज़ कर लिया, आपको लगा कि मैं तो 5 साल से कंपनी के साथ जुड़ा हूँ तो मुझे सारा का सारा इमीडिएटली कवर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप स्टार्टिंग से ही एक अच्छा सम इंश्योर्ड लेकर के चलिए। तो 11th कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं हज़ार्डस एक्टिविटीज़। यानी कि इसके अंदर ऐसा होता है कि जब भी आप किसी तरीके की आपका अगर फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जैसे कि जो लोग हैवी ड्रिंकर होते हैं, या एक टाइप के हम कह सकते हैं चेन स्मोकर होते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या वो किसी तरीके की कोई इस तरह की स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है जहाँ पर चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना, या फिर वो किसी तरीके के किसी लोकल वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे, है ना, या जो पर्सन है वो ड्रिंक करी हुई थी उसने बहुत ज़्यादा हैवीली और उस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ों के सिनेरियो में भी आपको क्लेम नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर आप ड्रिंकर हैं या आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, पॉलिसी आपको मिल जाती है। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो हो सकता है आपको लोडिंग के साथ पॉलिसी मिल जाए। लोडिंग का मतलब होता है कि कंपनी आपसे एक स्टैंडर्ड प्रीमियम से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगी, तो भी आपको जो है पॉलिसी मिल जाएगी। लेकिन अगर जो मैंने आपको भी चीज़ें बताई हैं, इस वजह से अगर आपका कोई क्लेम आ जाता है तो हो सकता है कि वहाँ पर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं अपनी 12th टर्म एंड कंडीशन की। तो ये बेसिकली कुछ फीचर्स होते हैं बेसिकली ये, जो कि किसी पॉलिसीज़ में होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ में ये नहीं होते हैं। बट कस्टमर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो ये चीज़ें क्यों नहीं है मेरी पॉलिसी में। बट ये पॉलिसी में होते भी हैं जैसा कि मैंने बताया, और नहीं भी होते। जनरली ये पॉलिसीज़ के अंदर, एक स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ के अंदर ये फीचर नहीं होते हैं, इसीलिए इसको जो है वो टर्म एंड कंडीशन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो बेसिकली फ़ीचर है वो होते हैं हमारे ओपीडी और मैटरनिटी और अपना तीसरा डेंटल ट्रीटमेंट।
तो किसी भी एक स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ के अंदर आपको ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन जिन पॉलिसीज़ में भी आपको ये देखने को मिलेंगे या तो वो वेटिंग पीरियड के साथ आएँगे या एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के प्रीमियम से थोड़ा हायर प्रीमियम कैटेगरी के अंदर ये फीचर्स आपको उस प्रोडक्ट में मिलेंगे। तो इसमें होता बेसिकली है, जैसे कि अगर मैं ओपीडी ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो ओपीडी तो आपको पॉलिसीज़ के अंदर अगर मिल रहा है तो वो एक लिमिटेड अमाउंट तक मिलेगा अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर है कि वो साल को एक स्पेसिफिक अमाउंट की आपको ओपीडी ऑफर करेंगे। ठीक इसी तरह से है मैटरनिटी। तो बेसिकली मैटरनिटी भी जो है वो आपको हर प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलती है। कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मिल जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, या कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ये एज अ राइडर लेनी पड़ती है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में इसमें आपको कुछ वेटिंग पीरियड सर्वाइव करना पड़ता है, और जो मैटरनिटी का जो खर्चा है वो भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट तक आपको मिलता है। वो हर कंपनी के हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। तो वो हम अपनी किसी वीडियो में जब प्रोडक्ट्स रिव्यू करेंगे तो उसके अंदर ये जो मैंने आपको पुरानी सारी चीज़ें बताई हैं और इस बारे में भी ये मैं आपको उन प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर बताऊंगा कि किस प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो कितने बेनिफिट तब आपको मिलेंगी। तो जो मैटरनिटी है वो भी आपको नहीं मिलता है, तो ये भी एक टर्म एंड कंडीशन के अंदर आता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में अगर मैटरनिटी का फीचर उसमें नहीं है तो बेसिकली ये मिलता है इसलिए क्योंकि जो मैटरनिटी है वो बेसिकली कोई डिजीज़ नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस जो हम लेते हैं वो बीमारियों से होने वाले खर्चों से बचने के लिए बेसिकली लेते हैं। तो जो मैटरनिटी है ये कोई बीमारी नहीं है बेसिकली, तो इसलिए इसको मेडिकल इंश्योरेंस में इसका क्लेम मिलता नहीं है। पहले तो बहुत ही लिमिटेड से प्रोडक्ट आया करते थे, बट आज की डेट में तो कंपनी ने अपने या तो इसके लिए अलग से स्पेशल प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं या एक राइडर के तौर पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ठीक है आप अपना एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर भी राइडर लगा करके, यानी एक्स्ट्रा पैसा दे करके वो राइडर लग जाता है और वो फीचर आपको मिल जाता है। फिर वो चाहे ओपीडी का हो, चाहे वो डेंटल का हो, चाहे आपका मैटरनिटी का हो। और जैसा कि मैंने आपको डेंटल का बताया, डेंटल का ट्रीटमेंट भी आपको एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर नहीं मिलता है। लेकिन इसमें ध्यान बस ये रखना होता है कि डेंटल से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है वो अगर आपने उसका इलाज कराना है तो वो आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर ड्यू टू एक्सीडेंट अगर आपको कोई सर्जरी करानी पड़ गई डेंटल की तो वो डेफिनेटली उसके अंदर कवर होती है, क्योंकि फिर वो एक्सीडेंटल का पार्ट हो गया है। लेकिन अगर आपको कोई रूट कनाल कराना है, फीलिंग करानी है या और कुछ भी कराना है जो डेंटल से रिलेटेड आ जाता है और वो एज अ डिजीज़ है, तो वो उस पॉलिसी के अंदर आपको फीचर नहीं मिलता है। अगली जो टर्म एंड कंडीशन है बेसिकली वो है जोनल कैपिंग। अब ये जोनल कैपिंग का मतलब ये होता है, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं और आप जो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो कितने दायरे के एरिया तक आपके जो उसके बेनिफिट है फुल फीचर्स के साथ आप लेना चाहते हैं। ये कभी कभी ऑप्शनल भी हो सकता है, ये कभी कभी मैंडेटरी भी हो सकता है। यानी कि मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आप रह रहे हैं पंजाब में, आपने पंजाब से एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर आपके ऊपर एक जोनल कैपिंग जो है कंपनी ने अप्लाई करी है। जोनल कैपिंग का मतलब ये है कि आपने पंजाब में अगर आपने पॉलिसी ली है और आप पंजाब में या चंडीगढ़ में या हिमाचल में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं उस हॉस्पिटल्स के अंदर, तो हो सकता है आपको किसी तरह की कोई कैपिंग का सामना ना करना पड़े, यानी कि जो आपका क्लेम है वो फुल क्लेम जो है वो आपको कंपनी पे कर देगी बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के। या कहने का मतलब है कि बिना किसी तरह की कॉस्ट शेयरिंग वाली टर्म एंड कंडीशन कि जो पैसा है वो सारा कंपनी ही पे करेगी, आपको पैसा उसमें नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ आपने जो ट्रीटमेंट है वो लिया किसी अदर सिटी से, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद या किसी भी मेट्रो सिटी से आपने ट्रीटमेंट लिया जा करके, तो वहाँ पर हो सकता है फिर आपको वो टर्म एंड कंडीशन फेस करनी पड़ेगी जिसे हम सिंपली को पेमेंट या कॉस्ट शेयरिंग भी बोल सकते हैं। तो उसमें होता बेसिकली ये है कि आपने पॉलिसी तो ले रखी है, लेकिन जब आप उस दूसरे शहर में जाकर के आप क्लेम ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको कॉस्ट शेयरिंग करनी पड़ जाएगी कि मान के चलते कि कोई भी एक एक्स्ट्रा जेड अमाउंट का क्लेम आपका आया तो उसमें से कुछ % जो अमाउंट है वो आपको हॉस्पिटल में पे करनी पड़ेगी, बाकी का जो है वो कंपनी पे कर देगी। तो ये आपको ध्यान रखना अपनी पॉलिसी के अंदर कि इस तरह की कोई भी को पेमेंट आपकी पॉलिसी में ना हो। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है या हमारी एज बहुत ज़्यादा है और उसके साथ में कोई मेडिकल हिस्ट्री है जिसमें हमें इस तरह का प्रोडक्ट ही ना मिल रहा हो, तो उस सिचुएशन में हमारे पास खैर कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। बट नॉर्मली अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी तरीके की कोई, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, को पेमेंट या किसी भी तरह की कोई सब लिमिट, तो उसी में एक ये भी आ जाती है टर्म एंड कंडीशन जोनल को पेमेंट की, तो वो जोनल को पेमेंट ना हो। जो आपकी पॉलिसी हो वो पूरे पैन इंडिया आपको कवरेज दे, सेम उसी तरह से जिस तरह से आप जिस शहर में अपने रह रहे हैं, ठीक उस तरह से। तो अपनी लास्ट टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं रूम रेंट कैपिंग। तो ये बेसिकली आपको अपने हर प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है
कि जो रूम रेंट की जो लिमिटेशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू सम इंश्योर्ड दी गई हैं या अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट दी गई है। तो इसमें देखना में बेसिकली ये होता है कि हम जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें जो डेफिनेटली है उसके अंदर रूम की कुछ ना कुछ जो लिमिटेशंस है वो ज़रूर होंगी, बट वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी लिमिट जो है आपने उसके अंदर लेकर के चलनी है रूम रेंट की। बस इसमें ध्यान आपने रखना है कि किसी तरीके के रूम के अंदर कोई स्पेसिफिक सब लिमिट ना हो, यानी कि कोई इस तरह की कंडीशंस ना हो कि जी आपको जो रूम है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक का ही मिलेगा, यानी कि 5,000 से ऊपर के रूम के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, या आप 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, इस तरह की कोई कंडीशन है तो यानी कि जो भी आपका सम इंश्योर्ड हुआ उसका 1% जो अमाउंट बनता है सिर्फ उतने तक का ही आप रूम ले सकते हैं, यानी कि उस रूम की जो पर डे की कॉस्ट है। तो इस तरह की कोई टर्म एंड कंडीशन उसके अंदर ना हो। हाँ, लेकिन अगर रूम की कैटेगरी के ऊपर है कि आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक की तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे ऊपर की तो आपकी सम इंश्योर्ड के ऊपर डिपेंड कर जाती है। आप जितना हायर सम इंश्योर्ड लेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आपको फीचर मिल जाता है कि आपको डिलक्स रूम भी उसके अंदर मिल जाएगा, स्वीट रूम भी मिल जाएगा, है ना। वो डिपेंड करेगा, आप हायर सम इंश्योर्ड में जाएंगे आपके उसमें ऑलरेडी वैसे ही कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप छोटा सम इंश्योर्ड ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह की कोई रूम रेंट के ऊपर लिमिटेशन ना हो। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि रूम रेंट के ऊपर अगर हमने किसी तरीके की कोई लिमिटेशन अगर हम लेकर के चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस रूम के जो अमाउंट है और जो हमारी पॉलिसी के अंदर कंडीशन है उसके अंदर जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ उतना ही डिफरेंस जो है मुझे पे करना पड़ेगा। तो कई बारी कस्टमर कैलकुलेशन लगाता है कि ठीक है मेरे तो 5,000 रुपये तक का मैं रूम ले सकता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैंने जो रूम लिया उसकी कॉस्ट 6,000 रुपये, तो मेरे को सिर्फ 1,000 रुपये का डिफरेंस अमाउंट ही तो पे करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप रूम कैटेगरी जो आपको पॉलिसी के अंदर ऑफर की गई है और आप अपनी मर्जी से कोई हायर कैटेगरी का रूम लेकर के चलते हैं तो सिर्फ अमाउंट उस रूम रेंट के बीच का जो अमाउंट डिफरेंस है सिर्फ उस पर ही इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि पूरे क्लेम के ऊपर आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको रूम कैटेगरी जो है वो हमेशा लेकर के चलनी है कि आपकी पॉलिसी के अंदर किसी तरह की कोई रूम की लिमिटेशन ना हो। सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक चलेगा, उससे ऊपर आपको चाहिए तो आप हायर सम इंश्योर्ड में जाएंगे। जब हायर सम इंश्योर्ड में जाएंगे तो आपको एक हायर सम इंश्योर्ड का बेनिफिट तो मिलेगा ही, जो कि हमारी भी रिकमेंडेशन है। उसके साथ साथ में आपको रूम की कैटेगरी तो वैसे ही अपग्रेड हो जाएगी। तो जाते जाते आपको एक और टर्म एंड कंडीशन के बारे में बता देता हूँ, आपको एज अ बोनस दे देते हैं। तो इसमें बेसिकली होता ये है, ये बेसिकली नॉन पेबल्स आइटम्स का जो टर्म एंड कंडीशन होता है। तो इसमें होता ये है कि जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और अब आपको लगा कि नहीं जी नहीं, मेरी पॉलिसी में तो अब सब कुछ भला चंगा है, मुझे कुछ भी हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कंपनी मेरे पीछे खड़ी है मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप ये सारे के सारे टर्म एंड कंडीशन जो मैंने अभी तक बताया अगर इनको लाइटली ले लेंगे तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर में नुकसान होगा। ठीक इसी तरह से एक नॉन पेबल्स आइटम्स का भी होता है। ये आज की डेट में तो वैसे जो भी कंपनी की जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट देती हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉलिसीज़ के अंदर आपको इसको एज अ राइडर लेकर के चलना पड़ता है। तो आप इसको डेफिनेटली लेकर के चलिए इस राइडर को। अगर इनबिल्ट फीचर नहीं है तो राइडर में ज़रूर ऐड कीजिए। इसमें होगा ये कि जितने भी नॉन पेबल्स आइटम्स होते हैं आपको उनकी डिडक्शन नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि जब भी आपका फ्यूचर में क्लेम आएगा आपको पूरा क्लेम मिलेगा। पहले क्या होता था कि ये चीज़ें मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं हुआ करती थी और ये थी भी नहीं, कंपनी ऑफर ही नहीं करती थी इस चीज़ को। तो होता ये था कि लोगों के क्लेम रिजेक्ट होते थे और फिर वही लोग जो कस्टमर है वो जाहिर सी बात है उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते थे और फिर वो अपने सगे संबंधियों को भी यही बताते कि यार मैंने पॉलिसी ली है लेकिन उसमें यार पॉलिसी लेने के बाद भी मेरा जो है इस तरह से इतना अमाउंट का जो है वो डिडक्शन हो गया। तो इसीलिए जो है कंपनी ने उसको एज अ राइडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेकर के उस चीज़ को ऐड करना शुरू कर दिया। तो उस राइडर का पैसा देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती है, तो इसलिए आप उसको तो डेफिनेटली इस राइडर को अपनी पॉलिसी के अंदर लेकर के चलिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई डिडक्शन का सामना ना करना पड़े कल को क्लेम के टाइम पर, ताकि आप जो है एक स्मूथ क्लेम जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये थे हेल्थ इंश्योरेंस के स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन, जो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले इनके बारे में ज़रूर नॉलेज लेनी चाहिए, या अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पहले से भी ले रखा है तो भी आप इन टर्म एंड कंडीशन को देखिए कि क्या आपकी पॉलिसी के अंदर वो टर्म एंड कंडीशंस कंपनी ने इम्पोज करी हैं, या जो टर्म एंड कंडीशंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक टर्म एंड कंडीशन है उसके अंदर ही अभी आपकी पॉलिसी तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो आपका जो माइंड है उसी तरह से प्रिपेयर रहे कि अगर आपका कोई क्लेम आ जाए तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाँ अभी ये जो टर्म एंड कंडीशन है या मैं अभी इस स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड के दायरे में आता हूँ,
तो फिलहाल मुझे इसका क्लेम नहीं मिलेगा, ताकि आप चीज़ों को स्मूथली आगे चला सके अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।